हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 4 कृषि चल रहा था, इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो ये पार्ट 2 में हम लोग बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट जो खेती के बारे में हम लोग जान रहे थे और जितना सारा बाकी है ये अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मक्का। तो उस मक्के के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। जो एक किस मक्का क्या है जो कि, और जो इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा सभी को, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर ये नहीं जानते हो तो फिर प्ले लिस्ट जो बना हुआ है उसमें आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मक्का जो है ये 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के तापमात्रा में होता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जो कि पुरानी मिट्टी होती है, जो कि जलोढ़, उसमें बहुत अच्छे से इसको उगाया जाता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी ऋतु में भी उगाई जाती है। रबी ऋतु में जो रबी ऋतु कौन सी होती है, यानी कि रबी फसल जिसको हम लोग कहेंगे, तो ये शीत ऋतु को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरकों और सिंचाई के उत्पादकों से मक्का का उत्पादन जो है ये बढ़ा है, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा जो राज्य है ये मक्का का मुख्य उत्पादन राज्य या क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। देखिए यहाँ मक्का आप लोग को दिख रहा है, तो इस जगह में ये इसकी खेती की जाती है, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे दालें। दालें क्या है? भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है और शाकाहारी खाने वाले दालों की सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। और तूर यानी कि अरहर, जिसको राहड़ हम लोग बोलते हैं, और उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? आप लोग कमेंट्स में ये मतलब इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन सा रबी फसल में दाल का उत्पादन होता है और कौन खरीफ फसल में दाल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो आप लोग जान जाएंगे जो ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं ये हो गया आपका खरीफ, और जो शीत ऋतु में उगाए जाते हैं ये हो गया आपका रबी। तो कौन कौन से उगाए जाते हैं आप लोग को पता है, ठीक है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। इसीलिए फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि का उर्वरता को बनाए रखता है। यानी कि राहड़ को छोड़कर, अरहर जिसको कहा जाता है, इसको छोड़कर बाकी जितने सारे हम लोग दाल का उत्पादन करेंगे ये सारा नाइट्रोजन कहाँ से लेता है? वायु से लेकर मिट्टी में उसका जो स्तर है उसको अच्छे से वो बनाए रखता है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलें के आवर्तन यानी कि रोटारिंग में बोया जाता है। और भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के दालें उच्चावच राज्यों में से ये हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे इसे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। जो खाद्यान्न है इसको छोड़कर हम लोग दूसरा फसलें भी देख सकते हैं। ये हो गया आपका गन्ना। गन्ना एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमात्रा में इसको हम लोग बोए जाते हैं, यानी कि उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यह जो होती है यह 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है और कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। हम लोग कोई भी खेती करते हैं जब वर्षा के सीजन में करते हैं, तो अगर वहाँ वर्षा कमी होती है तो वहाँ सिंचाई की व्यवस्था हम लोग को करनी पड़ती है। अगर जहाँ जैसा स्थिति है अगर उस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं, उस तरीके से नहीं होता है जलवायु, मौसम, बारिश, तो वहाँ हम लोग को कृत्रिम रूप से उस जगह में कुछ सहायता करना पड़ता है, ठीक है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इनके लिए बुआई
से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। और ब्राज़ील के बाद, सॉरी यहाँ बिजली नहीं है, ब्राज़ील है, ठीक है, यानी ये दूसरा देश की नाम है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बाद भारत में जो गन्ने हम लोग उत्पादन करते हैं, ये गन्ने जो है दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा है, ठीक है। और देश बड़ा उत्पादक देश है। यह प्राचीन गुड़, खाद साड़ी, शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा के मुख्य फसल जो है ये उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा ये राज्य। ये देखिए आप लोगों को ये दिख रहा है, गन्ना की खेती दिख रहा है ना, ठीक। अभी देखिए तिलहन पढ़ेंगे, यानी कि जिससे हम लोग को तेल मिलता है वही तिलहन होता है। तिलहन 2016 में भारत के विश्व के चीन के बाद बड़ा दूसरा तिलहन उत्पादन देश था। सन 2016 में तोरियों के उत्पादन में भी भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। और देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कोई तिलहन फसलें उगाई जाती थी। और यह मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिलोना, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। यानी कि इतने सारे जो फसल है ये तेल के उत्पादन में काम आता है ठीक है, ये तेल के उत्पादन में काम आता है। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों का साबुन, प्रसाधन यानी कि श्रृंगार का काम आता है ना। प्रसाधन का मतलब जो हम लोग काला वगैरह में यूज करते हैं वही। और उपटन उद्योग के कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहन के लिए कुछ उत्पादक का आधा भाग जो है इसी फसल से हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब देखिए प्राप्त होता है। गुजरात में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य है। 2016-17 में अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं और उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल। यानी कि एक ही चीज़ को हम लोग दो जगह में अलग अलग समय के हिसाब पर उस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। अभी देखिए चाय, क्या देखेंगे, चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे हम लोग शुरुआत में अंग्रेजी में भारत में लाए गए थे। अंग्रेज़ों के द्वारा ये हमारे भारत में लाए गए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय है, लेकिन वो लोग लाए थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो अधिकतर चाय बागान का जो मालिक है ये क्या है, भारतीय लोगों के पास ही है। मतलब ये भारत का एक बहुत बड़ा जो है कार्य करने वाला, यानी कि आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला एक चीज़ आ गया है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी में सुगम जल निकास वाले ढालियों क्षेत्रों में भली भांति उगाया जा सकता है। मतलब वहाँ जल नहीं जमा होना चाहिए, वहाँ ढालू होना चाहिए, हर एक प्रकार का उस मिट्टी में ह्यूमस होना चाहिए, इस तरह का उस मिट्टी में पावर होना चाहिए। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कौन नम और पालारोहित जलवायु की आवश्यकता होती है और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। और चाय एक श्रम सघन उत्पादन उद्योग है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम होने चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियों बागान में ही संसाधित की जाती है, यानी कि चारा और चाय पत्ता। चाय के जो मुख्य फसलें हैं
मुख्य उत्पादक क्षेत्र वो असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिले के जो पहाड़ी इलाके हैं, तमिलनाडु और केरल है, इस जगह में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्य में भी इस चीज़ को उगाया जाता है। सन 2016 में भारत की विश्व की चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादन देश जो है ये बना है, ये बन गया है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों, इस तीन चीज़ का फोटो यहाँ दिया हुआ है, हम लोग देख पा रहे हैं। चाय की कृषि है, चाय पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं, मतलब उसका जो छोटा छोटा कलियां है, यानी कि उसे हम लोग कच्ची कच्ची पत्ता उसे हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं श्रमिकों के द्वारा। अब देखिए कॉफ़ी, क्या देखेंगे, कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है और हमारे देश में अमेरिका की किस्म काफ़ी तेज़ी से आ जाती है और आरंभ में यह यमन से लाई गई थी और इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर अधिक मांग है और इसकी कृषि शुरुआत बाबा बुदुन पहाड़ियों के नीचे और आज भी इसके खेती नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास जो है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है आदि राज्य में ये सारा चीज़ कर रहा है। अब देखिए बागवानी फसलें क्या है। सन 2016 में भारत का विश्व में फसलों की सब्जियों उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है, मतलब चीन फर्स्ट है, भारत सेकेंड है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही में प्रकार के फसलों का उत्पादन, यानी कि ये जो उष्ण और शीतोष्ण दोनों जगह में इस चीज़ को हम लोग उगा सकते हैं। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आसाम, नागालैंड वगैरह, जो चेरापूंजी मेघालय, संतरे केरल, मिजोरम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केले उत्तर प्रदेश और बिहार, लीची मेघालय, अनानास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमालय प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग जो है ये बढ़ी है। अब देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा है कुछ चित्र जो कि अखर है, ठीक। अब देखिए ये भारत में मटर, मूंगफली, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादक का प्रमुख स्थान यहाँ पर रहा है। ये सारा चीज़ सब्जियाँ का आप लोग खेती देख रहे हैं। अब आएंगे हम लोग खाद्य फसल। क्या आएंगे, खाद्य फसल। रबड़ क्या है, देखिए ये प्रश्न रहता है। रबड़ एक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसके जो 2000 सेंटीमीटर से लेकर उससे अधिक और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो तापमान है, इससे नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ और महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों और उपयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा मेघालय के गारो पहाड़ियों में भी इस चीज़ को हम लोग उगाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रेशेदार फसलें। ये रेशेदार फसलें क्या होता है, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशे भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और यह चौथा रेशम कीड़े के कोकून प्राप्त करने से होता है, ठीक है। अभी देखिए कुछ चीज़ आप लोग को दिख रहा है ना, सेब और अनार का है। अब देखिए जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर डालता है तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम की कीड़े का पालन जो है रेशम उत्पादन में ही होता है,
ये आप लोग देख पा रहे हैं, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन वगैरह वगैरह चीज़ जो है, मटर, ये लगा हुआ है। अब पढ़ेंगे हम लोग कपास। भारत को कपास के पौधे की मूल स्थान माना जाता है, यानी कि भारत से ही हम लोग कपास का उत्पादन जो है ये सीखे हैं। सूती कपड़ा उद्योग कपास के मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा है। और 2016 में दक्कन के पठार पर शुष्क उत्तर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई वाला जो क्षेत्र है ये 210 और रहित दिन जो है ये खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए ये क्या है, सफ़ेद जैसे दिखता है, क्या है, कपास। अब देखिए हम लोग देखेंगे जूट। जूट क्या है? सुनहरा रेशा कहा जाता है और जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है और जहां हर वर्ष वर्षा और बाढ़ से आने वाली मिट्टी की जमाव होती जा रही है और इसके बढ़ने जाने के कारण उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और पश्चिम बंगाल विश्व में जो है, पश्चिम बंगाल हमारे भारत में जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है तथा मेघालय है। और जूट के लिए जो मुख्य उत्पादक राज्य है, ये इसका प्रयोग बीमारियों की चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दूसरे दस्तकारी की वस्तुओं बनाने के लिए किया जाता है। और इसकी उच्च लागत के कारण यह कृत्रिम रेशा जो है, रेशा और बेकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की बहुत कम होती है और फसल के कारण जो है बहुत सारा दिक्कतें आ रही है और इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिक संस्थागत सुधार क्या है? देखिए, जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। हाँ, सही बात है, परंतु प्रौद्योगिक और संस्थागत परिवर्तनों के लिए अभाव और लगातार भूमि संसाधन का प्रयोग से अधिक कृषि की आवश्यकता और अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो सकती है। और सिंचाई के साधनों में इसका जो विकास है ये होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग जो है अपनी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है और जो कि 60 वर्ष के लिए भी इसे हम लोग 60% के लिए भी इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका कृषि पद्धति, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अधिक से लोग का जो आजीविका है ये प्रदान करता है और कृषि के कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता होती है। और स्वतंत्रता के पश्चात देश में जो संस्थागत सुधार करने के लिए किए जाते तो चकबंदी, सहकारी तथा जमींदारों आदि समाप्त करने का प्राथमिकता दी गई। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो भूमि सुधार तथा लक्ष्य उत्पादन जो होती है यह भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण टुकड़ों में बांटती जा रही है तथा जिसकी आवश्यकता करना है यह अनिवार्य है, ठीक है। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई और 1960 और 70 के दशकों में भारत सरकार ने अपनी प्रकार के जो कृषि है ये शुरुआत की पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित रहित है। और इस क्रांति में जैसे कि सुधार के लिए कुछ रणनीति जो होती है ये बनाई जाती है और तकनीक सुधार आधारित होता है। विनाश यानी कि दिशा में इसका कोई उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण जो कदमें हैं यह सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग पर बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान है और किसानों को कम दर पर ऋण समितियों और बैंकों की आवश्यकता सम्मिलित है। किसानों के लक्ष्य और इसके लिए भारत के
जो भारत सरकार है यह किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवा दिए हैं हर एक व्यक्ति को, दुर्घटना बीमा योजना बना दिए हैं ताकि कोई समस्या इसमें से ना हो सके। तो आज हम लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और जो स्टूडेंट्स इसमें नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप सभी को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत